Hello students, how are you? I hope all are fine. So today we will continue, that is law of reflection. तो आज का जो लेक्चर कंटेंट है, आज जो मैं लेने वाला हूँ, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कंटिन्यू करूंगा वेक्टर फॉर्म में. उसमें हम देखेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द प्लेन और नॉर्मल टू द मिरर इन आईजे के फॉर्म. बराबर है, जैसा इंसिडेंट रे आ रहा है तो आईजे के फॉर्म क्या होगा उसका, और फिर उसको उस हिसाब से हम रिप्रेजेंट करेंगे. नॉर्मल को भी वैसा ही. फिर हम देखेंगे प्लेन मिरर, सिंगल, एक ही प्लेन मिरर केप्ट इन सिंगल प्लेन. कोई एक सिंगल प्लेन है, एक ही सिंगल प्लेन में ही रखा जाता है एक्चुअली. एक प्लेन मिरर को एक्स जेड प्लेन में रख दिया, एक्स वाई प्लेन में रख दिया, और उस पर अगर मैं इंसिडेंट रे डाल रहा हूँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगेन इंसिडेंट रे इन दिस आईजे के फॉर्म में रहेगी. बराबर, वेक्टर फॉर्म में रहेगी इंसिडेंट रे वो प्लेन मिरर पे. और फिर हम उसमें क्या क्या निकालेंगे, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग दैट रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सब कुछ हम निकालेंगे. फिर हम, अगर हमें इंसिडेंट रे दिया है, प्रॉपर आईजे के फॉर्म में इंसिडेंट रे दिया है, तो इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल, और मतलब दोनों अलग है लेकिन इक्वल रहते हैं, ये एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो वो निकालेंगे हम आज के प्रॉब्लम में, आज के लेक्चर में. और उसके बाद ये छोटा सा डॉट प्रोडक्ट देखेंगे कि इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर एंड नॉर्मल रे का यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, या रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर और नॉर्मल रे का यूनिट वेक्टर उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ये आज हम पूरा देखेंगे. और इस हिसाब से ये लेक्चर मैंने डिजाइन किया है, तो आप ये लिख सकते हैं, ये हमारा लेक्चर कंटेंट रहेगा. ठीक है, इसमें थोड़ा सा और डिटेल जाएंगे क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना. ये थोड़ा सा मैंने ओवरऑल बता दिया, इसमें से किसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं. अब देखो, कोई एक प्लेन मिरर लिया है हमने, प्लेन मिरर है, उसको ऐसा रखा है. ओके, तो ये किस प्लेन में होगा, तो ये आपको चीजें पता है कि इधर अगर x है तो इधर क्या होता है y, और इधर क्या होता है z. बराबर है. तो ये कौन से प्लेन में रखा है, या ऐसा खड़ा रखा है क्या मैंने एक्स वाई प्लेन में, नहीं. इसको ऐसा रखा है क्या मैंने, मतलब ये y और ये z ऐसा रखा है क्या उसको, नहीं सर, उसको ऐसा नीचे रखा है. तो नीचे क्या है, इधर x है और इधर z है, तो आपने सर उसको एक्स जेड प्लेन में रखा है. ये प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको इस तरीके से रखा है मैंने, इस तरीके से ये ऐसा रखा है, नीचे रखा है ऐसा, और नीचे क्या है एक्स जेड. इधर एक्स आपके आगे आ रही है, आपके साइड में आ रही है जेड, और ऊपर अगर वर्टिकल है तो वाई. तो उसको वर्टिकल रखा है क्या मैंने, नहीं, ऐसा नीचे रखा है. तो नीचे कौन सा नीचे कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो इसको एक्स जेड प्लेन में रखा है. सर ऐसा अगर रखा तो उसको एक्स वाई प्लेन बोल दो. अगर ऐसा रखा तो एक्स जेड प्लेन, ऐसा रखा तो ये एक्स एंड ये वाई, एक्स वाई प्लेन. बराबर है. अगर ऐसा रखा तो ये नहीं, अब ऐसा रखा तो ये ऊपर वाई और आगे कितना आया वो जेड, तो वाई जेड प्लेन. बराबर, ऐसे तीन प्लेन में हमें उसको रखा. अब इसका जो रिफ्लेक्टर है ऊपर के साइड में. ओके, तो कुछ इस तरीके से नॉर्मल होगा. अब मुझे एक चीज बताइए, दिस इज अ नॉर्मल. नॉर्मल की डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल की अगर डायरेक्शन पूछते तो एक्स में है, वाई में है या जेड में है. तो देखो ये एक्स और ये जेड, तो ये एक्स जेड प्लेन में है और ऊपर नॉर्मल है. नॉर्मल की डायरेक्शन किधर है, तो नॉर्मल की डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन. वाई डायरेक्शन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वाई डायरेक्शन को आसान तरीका लिखने का क्या है, अगर ये आई कैप है तो ये जे, तो ये के. आई कैप मतलब क्या, आई कैप ये दर्शाता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन डायरेक्शन एक्स की है, मतलब सिर्फ वो डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं. जब हम कोई चीज डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं ना, तो उसको मैग्नीट्यूड 1 लेते हैं और उसके लिए नाम है यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर इज अ सच दैट विच शोज द ओनली डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1. तो ये आई वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन. तो वाई डायरेक्शन इसका मतलब, अगर इसका ये है यूनिट वेक्टर, अगर किसने पूछा तो जे, व्हाट इज सर जे कुछ नहीं कि नॉर्मल की डायरेक्शन किधर है, नॉर्मल की डायरेक्शन वाई है, इसलिए उसको सिर्फ डायरेक्शन दे दी, मैग्नीट्यूड पता नहीं नॉर्मल का. अगर 1 है मैग्नीट्यूड तो जे कैप इज इनफ,
बराबर, क्योंकि जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1, लेकिन डायरेक्शन किधर है वाई की तरफ। समझ में है? तो कभी भी आप याद रखना है, जब भी आपको एक्जेड में आपका मिरर हो तो नॉर्मल किधर होना चाहिए, जे डायरेक्शन। सर क्यों? ऊपर ही क्यों, नीचे भी तो हो सकता है, माइनस जे भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, कैसे रखते हो उस पर डिपेंड है। अगर आपने रिफ्लेक्टेड ऊपर रखा है तो ऊपर उल्टा करके रखा है, इसको ऐसा उल्टा रख दिया, बराबर है इस तरीके से। ये रेड कलर रिफ्लेक्टेड है, तो अगर मैंने ऐसा रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक्स और ये जेड, एक्स एंड जेड और ये जो है ये नॉर्मल है, मतलब वाई डायरेक्शन। अब इसको ऐसा करके रखा तो एक्स तो यही रहेगा, जेड भी यही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा माइनस जे। तो नॉर्मल यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस जे, मतलब प्लस जे भी हो सकता है माइनस जे भी हो सकता है, वो डिपेंड किस पे। अब देखो, अब इधर से ऐसा एक रे आ गया, दैट इज द इंसिडेंट रे। इस इंसिडेंट रे को मैंने बोला ई आई। ओके डायरेक्ट सर आई लिख लो ना सर, कितना वो ई आई वा क्या लिख रहे हो, आई की सिंपल कर दो। अरे आई इसलिए नहीं लिखना चाहता मैं इंसिडेंट रे के लिए पहले जैसा लिखा, क्योंकि अभी वो आई कैप जे कैप वो आने वाला है, फिर से आप कंफ्यूजन होंगे, बराबर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए कुछ और बोला मैंने ई आई। ई आई का मतलब क्या है, इंसिडेंस वाला है रे, बराबर है, वो वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे एंगल है थीटा, तो ये जब इधर रिफ्लेक्ट होगा तो ये भी एंगल कितना होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए, सेम एंगल। ये किसने बताया हमें, बस यहां तक आपका फिजिक्स है, दिस इज अ फिजिक्स, फिजिक्स ने बताया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो फिजिक्स का लॉ है उसने बताया कि दोनों एंगल सेम होना चाहिए। और ये वेक्टर किधर हो जाएगा, फिर ये इधर हो जाएगा, उसका कितना लिखूं मैं, ये ई आई बोला तो इसको रिफ्लेक्टेड बोल दो, और ये वेक्टर, बराबर है, बहुत अच्छे से। अब ई आई किधर है, ई आई वेक्टर जो है उसको लिखने का तरीका ऐसा हो सकता है क्या, देखो अच्छे से, इसके दो कंपोनेंट करते हैं, इसके दो कंपोनेंट, तो हमें कंपोनेंट का अच्छा सा नॉलेज है, होना ही चाहिए। तो ये जो कंपोनेंट है और ये किधर कंपोनेंट, मतलब एक इधर होगा और एक इधर होगा, ये कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो दिस इज अ आई। और ये किस डायरेक्शन में, ये ऊपर से आ रहा है, मतलब ये जे, बराबर है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा फिर, क्या होगा लिखने का तरीका बताइए जरा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो ये कितना एंगल है, ये ऐसा, ये एंगल है थीटा, बराबर है, ये इधर आ रहा है वेक्टर, तो ये जो होगा, ये नीचे जो आएगा, दो कंपोनेंट करते हैं, ये होगा कॉस थीटा और ये होगा साइन थीटा। थीटा के बाजू में कॉस थीटा लेते हैं और इधर साइन थीटा, दोनों 90 डिग्री है, बराबर, इधर कॉस थीटा और इधर साइन थीटा। तो अब मुझे एक चीज बताइए, ये कॉस थीटा, ये इसका ले रहा हूं, नॉर्मल का नहीं है, नॉर्मल का कोई लेना नहीं, ये किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आ रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में नीचे आ रहा है, मतलब इसको मैं कॉस थीटा और ये साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है सर ई आई का साइन थीटा कंपोनेंट जा रहा है आई डायरेक्शन में, तो आई क्या, तो इसको लिखूंगा मैं साइन थीटा आई क्या, बराबर है, कोई डाउट इसमें, आई क्या मतलब इसका, ये इसका जो साइन थीटा कंपोनेंट है वो इधर जा रहा है, इसमें कोई डाउट है, अच्छे समझा आपको, ठीक है। अब ये जो है ऊपर का जो आ रहा है, ओके, जो ऊपर का आ रहा है वो माइनस, क्या लिखूंगा मैं, माइनस कॉस थीटा जे के, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, साइन थीटा है। सर आपने ई आई ये यहाँ पे मान लो 1 है, यूनिट कितना है इसका 1 है, मतलब सॉरी मैग्नीट्यूड कितना 1 है इसका, मान सकते कि 1 वाली आ रही है, उसका डायरेक्शन सिर्फ दिया है, ओके, तो ये डायरेक्शन निकल गई इसकी, दिस इज ये डायरेक्शन इसकी। सर आपने इसकी इतना आसान डायरेक्शन निकाली थी जे डायरेक्शन किसकी थी, नॉर्मल की, इसके लिए इतना क्यों, अरे ये ऐसा इंक्लाइन है ना थीटा डिग्री, इसलिए ये दो कंपोनेंट में आ गया। अगर ये इंक्लाइन नहीं ऐसा होता तो मैं उसको माइनस जे बोल देता सीधा सीधा, ये ऐसा होता तो प्लस आई बोल देता सीधा सीधा, आई इधर पॉजिटिव होता है, कोई डाउट इसमें, अच्छे समझाइए, ओके। अब ये हो गया रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट का, दिस इज अ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ओके। और रिफ्लेक्टेड रे कैसे करेंगे फिर, रिफ्लेक्टेड रे किधर है, इधर है, इधर भी साइन थीटा ही है, साइन थीटा आई, लेकिन अब ये ऊपर है, बराबर है, और ये कॉस थीटा जे, ओके, तो इसको लिखूंगा मैं साइन थीटा आई प्लस, क्योंकि ऊपर है ना, कॉस थीटा जे, ये हो गया आपकी रिफ्लेक्टेड
रिफ्लेक्टेड रे। अब इससे क्या नॉलेज सर, इससे क्या क्या मिल रहा है हमें, मतलब क्यों कर रहा हो ये इतना ये। तो देखो इसमें बहुत सिंपल है, जब भी इंसिडेंट रे आपकी इंसिडेंट होगी, जब भी इंसिडेंट रे आपकी इंसिडेंट होगी, तो रिफ्लेक्टेड में क्या होगा, एक चीज माइनस हो जाएगी, ये प्लस टू प्लस ही रहेगी लेकिन ये माइनस टू प्लस हो गई। शॉर्टकट बता रहा हूं मैं अभी आपको, क्योंकि इतना करने की जरूरत नहीं है। एक चीज माइनस हो जाएगी, इंसिडेंट में पॉजिटिव थी फिर वो अपोजिट हो जाएगी नेगेटिव, इंसिडेंट में नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी अपोजिट। सर फिर आई अपोजिट हो जाएगा या जे का कंपोनेंट अपोजिट लेना है, या तीन है तो किसका कंपोनेंट अपोजिट लेना है, बराबर है। तो अब उसी का कंपोनेंट अपोजिट लेना है जिस डायरेक्शन में नॉर्मल है। नॉर्मल किस डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में, मतलब वाई एक्सिस। तो यहां पे सिर्फ जे का ही कंपोनेंट क्या हो गया, अपोजिट हुआ रिफ्लेक्टेड में। कितना इंटरेस्टिंग है, आई जैसे कि वैसे हुआ, आई जो था मतलब ये इंसिडेंट रे जैसी आई थी वैसी इधर वही कंपोनेंट रहा, इंसिडेंट रे आई वाला कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ जे वाला कंपोनेंट चेंज हो गया। इससे दो चीजें पता चलती है, पहली कि अगर जे वाला कंपोनेंट, उल्टा भी तो बोल सकते, अगर कोई कंपोनेंट चेंज होता है तो उसका नॉर्मल उसी डायरेक्शन में, क्या बात है। अगर जे चेंज हो गया इसका मतलब मिरर एक्स जेड प्लेन में होगा एंड नॉर्मल जे प्लेन में होगा, बराबर है, अलोंग द जे होगा, प्लेन में नहीं, अलोंग द जे होगा, क्योंकि वो चेंज हुआ है। नॉर्मल जिस प्लेन में, नॉर्मल जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन का कंपोनेंट आपका चेंज होगा, बाकी कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब इस पे हम ये लिख लो, आप सिंपल प्रॉब्लम लेंगे। प्रॉब्लम है इसमें हम एक प्रॉब्लम ये देख सकते हैं कि फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। फाइंड, मैं यहां पे लिखता हूं, फाइंड यूनिट वेक्टर, क्या निकालना है हमें, यूनिट वेक्टर, ऐसा यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। ओके, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे मतलब ये इंसिडेंट रे है और यूनिट वेक्टर निकालना है। इंसिडेंट रे मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, बस कैप लगा दो ऊपर, बस अरे वो तो सिंबल हो गया, उसको निकालना है, सिंबल थोड़ी निकालने को बोला है, मैथमेटिकली उसको निकालना है हमें। तो फाइंड एग्जांपल, फाइंड यूनिट वेक्टर मतलब ये यूनिट वेक्टर हो गया किसका, इंसिडेंट रे का, और इसकी डायरेक्शन इंसिडेंट, अरे इंसिडेंट यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, जिसका यूनिट वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर ये, तो ये क्या है, ये सिर्फ डायरेक्शन है, ये यहां पे क्या लेके गया है, डायरेक्शन। ये क्या है, एक्चुअल वेक्टर है, इसके पास क्या है, इसके पास दो चीजें है, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। तो जब मैं बोलूंगा कि डायरेक्शन बताओ यार सिर्फ, तो यूनिट वेक्टर बता देना, क्योंकि यूनिट वेक्टर की, इसका यूनिट वेक्टर ये, इसकी डायरेक्शन क्या है, यही है, फिर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो है, तो मैग्नीट्यूड थोड़ी पूछा है। तो पूछा है फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, मतलब उन्होंने क्या पूछा है, हमारा इंसिडेंट रे क्या है, ई आई है, बराबर है ना, ये इंसिडेंट रे, लेकिन इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये, बराबर है। अब इसको कैसे निकालने का तरीका, कोई भी यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, सिंपल। देखो मान लो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है एंड उसका डायरेक्शन होता है, बराबर है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये हो गया यूनिट वेक्टर। दिस इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, बराबर है। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, ए कैप को इसको डिवाइड कर दो, ऐसा खत्म, बराबर है। तो यूनिट वेक्टर निकालना है हमें, ई आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ई आई वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ई आई, मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको पता है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रे। तो कैसे निकालेंगे, इंसिडेंट रे हमें पता है क्या है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे क्या है, साइन थीटा आई माइनस कॉस थीटा जे, ये हो गया इंसिडेंट रे, डिवाइड बाय ये, इसको मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, आई का कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, इसका कंपोनेंट का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप, उतना ही आया, उतना ही आ गया। समझ में आया आपको,
कोई डाउट है इसमें? ये हो गया फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड पूछा तो रिफ्लेक्टेड को कैसे करोगे? रिफ्लेक्टेड को कैसे करोगे? फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे। अगर ऐसा पूछा, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको कैसे करोगे? सिंपल है, देखो क्या पूछा है हमें? रिफ्लेक्टेड रे का क्या यूनिट वेक्टर ई आर पूछा है। वो क्या होगा? ई आर, वेयर ई आर इज ए रिफ्लेक्टेड और उसका मैग्नीट्यूड, उसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड, बराबर है। तो ई आर अभी हमें निकाला है, दिस इज ए रिफ्लेक्टेड रे निकाला है, क्या है वो? साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप डिवाइड बाय अंडर रूट इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सेम ही, कुछ नहीं उसमें चेंज, सिर्फ यहाँ पे प्लस का माइनस, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, ये 1 होता है, तो रूट 1 कितना होता है? 1 ही होता है। तो साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, ये समझ में आया आपको? कोई डाउट है इसमें? दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे, यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रे। ये आपको अच्छे से समझना चाहिए, आप लिख सकते। एक और सिंपल आप मतलब जो अभी हुआ वही फिर से मैं थोड़ा सा उसको अलग तरीके से देखते हैं। फाइंड यूनिट वेक्टर, जैसे हमने रिफ्लेक्टेड का बोला है या इंसिडेंट का लिया है, अब फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल इफ मिरर इज केप्ट इन एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। मैंने बोला है, लेकिन ये आप अच्छे से जब आप नोट्स बना रहे हो तो उसी तरीके से आप ये लिखो। तो अगर मिरर, इफ मिरर इज केप्ट इन एक्स वाई प्लेन, तो नॉर्मल जो होगा फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर किधर होगा वो? तो मान लो ये व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर? नॉर्मल का, कि जो नॉर्मल के डायरेक्शन में। ओके, तो किधर होना चाहिए? एक्स वाई प्लेन में अगर मिरर है, अगर मिरर ये एक्स बराबर है ना, और ये वाई और ये जेड, तो ये एक्स ओके, ये एक्स और वाई, मतलब ये ऐसा मिरर, दिस इज एक्स एंड दिस इज अ वाई। तो इसका नॉर्मल किधर होना चाहिए? जेड में होना चाहिए, प्लस जेड में या माइनस जेड में। तो प्लस जेड का डायरेक्शन क्या होता है? आई जे के कैप, तो ये किधर होना चाहिए? के कैप, बराबर है ना। उसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? के कैप, और माइनस के कैप पीछे भी हो सकता है। सर वो कैसे पता इधर है या इधर है? तो सिंपल, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इधर है वो दिया होगा, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, वो बोल रहा है कि इधर से अगर इंसिडेंट रे आ रहा है तो वो इधर होगा, नहीं तो इधर होगा, बराबर है। व्हाट अबाउट वाई जेड? वाई जेड मतलब ये वाई और ये जेड इधर आगे, तो इसका मतलब ये ऐसा, देखो ये ऊपर वाई हो गया, ये वाई हो गया ऊपर, ओके, और ये आगे जेड हो गया। तो वाई जेड एक तो इधर आएगा या इधर से आएगा, तो वाई जेड मतलब मिसिंग क्या है इसमें? एक्स मिसिंग है, तो एक्स ही नॉर्मल होगा, खत्म। तो एन कैप आपका किधर होगा? एक्स मतलब आई और माइनस आई, बराबर है। दैट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल। यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल क्या होना चाहिए आपका? आई कैप, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन किधर होगी? सीधा सीधा नॉर्मल। यूनिट वेक्टर मतलब क्या? डायरेक्शन, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, तो दैट इज अ आई कैप और माइनस आई कैप। व्हाट अबाउट एक्स जेड? एक्स जेड कैसा होगा? ये एक्स और ये जेड, मतलब ये ऐसा, ये एक्स और ये जेड, बराबर है। तो इसका नॉर्मल एक तो ऊपर होगा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और नेगेटिव वाई डायरेक्शन को हम कैसे लिखेंगे? आई जे, दैट इज अ जे, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन माइनस जे। तो इसमें बहुत आसान तरीका है, मैंने पहले भी बताया। अगर एक्स वाई प्लेन में तो एक्स वाई जेड, जेड मिसिंग है मतलब के कैप। यहाँ पे वाई जेड प्लेन में क्या मिसिंग है? एक्स मिसिंग है, मतलब आई कैप। एक्स को क्या बोलते हैं आप? आई डायरेक्शन। यहाँ पे एक्स वाई मिसिंग है, तो आपका नॉर्मल किधर होगा? जे, मतलब वाई में, वाई डायरेक्शन में नॉर्मल होगा। तो ये एक आसान सा तरीका है आपको समझने में कि प्लेन मिरर किधर रखा है और उसको नॉर्मल किधर होगा। ये अगर आपको फर्स्ट टाइम आपको समझ में आ गया, या ये भी बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल है,
नॉर्मल की डायरेक्शन के कैप में, नॉर्मल की डायरेक्शन किधर है, के कैप है। ओके, तो प्लेन मिरर किधर रखा होगा, तो एक्स वाई में। बोल सकते हैं, मतलब इतना आसान नहीं होता, लेकिन हमें ये ट्रिक्स काम में आती है जब एग्जाम्पल में एग्जाम्स। अब हम इसी बेसिस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, फाइंड ई आई। व्हाट इज ई आई? ई आई यूनिट वेक्टर, मतलब जो इंसिडेंट रे है वो ये वेक्टर हो गया, उसका यूनिट वेक्टर ये है। डॉट जो नॉर्मल है उसका यूनिट वेक्टर, एंड ई आर मतलब रिफ्लेक्टेड वेक्टर और उसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विथ नॉर्मल के यूनिट वेक्टर से। ओके सर, आपने ये यूनिट वेक्टर क्यों निकाला है? यूनिट वेक्टर वो है जो डायरेक्शन बताता है पर्टिकुलर रेज की, मतलब ये किसकी डायरेक्शन बता रहा है, ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। फिर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, वो हमने निकाला भी है। ठीक है, अब ये प्लेन मिरर रखा है यहाँ पे। ओके, अब देखो प्लेन मिरर रखा है, प्लेन मिरर बोला है कि ऐसा रखा है नीचे, मतलब ये एक्स और ये जेड, तो ये रखा है एक्स जेड प्लेन में। कौन सा प्लेन है ये, एक्स जेड प्लेन। ओके, अच्छे समझ लो, फिर मैं आपको लिखने का मौका देता हूं। ओके, एक्स जेड प्लेन। अब एक्स जेड प्लेन में मतलब नॉर्मल किधर होना चाहिए सर? नॉर्मल ऊपर होना चाहिए। ये एक्स जेड, तो ये क्या हो गया, ये वाई हो गया ना, मतलब ये आई जे और के, तो जे के तरफ नॉर्मल है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, मतलब एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ दिस नॉर्मल। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा सर? इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसका यूनिट वेक्टर है जे कैप। क्यों जे कैप? जे कैप डायरेक्शन बता रहे हैं, इसकी डायरेक्शन है ना ऊपर, जे कैप, तो सिंपल जे कैप लिख लो। अब इसका निकालते हैं ई आई। ओके, इसका मैंने यूनिट वेक्टर निकाला है ऑलरेडी पहले। ओके, तो क्या आया था इसका यूनिट वेक्टर? इसका यूनिट वेक्टर आया था साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप। ये ऑलरेडी यूनिट वेक्टर निकाला है इसका। ओके, यूनिट वेक्टर निकाला है सर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था? तो इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 1। कैसे निकाला था सर? तो सिंपल ये ऐसे निकाला था कुछ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो √1 मतलब 1 ही। तो देखो इसका ये आ गया, बराबर है ना। रिफ्लेक्टेड का कैसे निकाला था? ये हो गया इंसिडेंट का यूनिट वेक्टर, ये इंसिडेंट का यूनिट वेक्टर और इंसिडेंट का मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसका कितना है, 1 है। ठीक है, हमें ये क्यों निकाल रहा हूं मैं, ये हमें इसके लिए लगने है। मैं ये एक करके दूंगा, ये दूसरा आपको करना है। ठीक है, इसलिए अच्छे से समझो, क्योंकि इस टाइप के एग्जाम्पल पूछते हैं। अब ई जे, सॉरी क्या है उधर, रिफ्लेक्टेड, उसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर क्या था, साइन थीटा ऊपर कॉस थीटा। तो साइन थीटा किस तरफ, एक्स के तरफ, मतलब आई कैप, प्लस कॉस थीटा किस तरफ, जे कैप, मतलब ऊपर, बराबर है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आया था रे, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1 ही आएगा, ऐसा ही इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर along the direction of incident ray, unit vector along the direction of reflected, and normal के डायरेक्शन में नॉर्मल का यूनिट वेक्टर कितना है वो कितना है, जे कैप, वो कितना है, जे कैप। सर फिर इसका भी बताइए मैग्नीट्यूड कितना है? अरे एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 ही तो है, मैंने बोला ना 1 ले लो, बराबर है 1। ये समझ में आया क्या, बताइए, अच्छे समझ में आया? ठीक है, अब ये निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो इसका ये ई आई और ई आर का भी कर सकते हैं, मतलब ई आई लेके भी कर सकते हैं और सिंपल फॉर्मूला बेसिस भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वी? हाँ देखो, फॉर्मूला ये था कि अगर ए डॉट बी है तो उसका मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब यहां पे थीटा कितना है वो देखते हैं। पहले मैग्नीट्यूड ए डॉट बी, मतलब कौन सा, पहले ये निकालते, पहले ये निकालते। तो ये हो गया ई आई कैप माइनस, सॉरी डॉट
एन कैप, तो ये क्या आएगा ई आई, इसका मैग्नीट्यूड, फिर एन कैप का मैग्नीट्यूड, फिर कॉस एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसका और इसका एंगल कितना होगा, इसका और इसका एंगल, मतलब ये एंगल, ये एक वेक्टर हो गया ई आई और एक वेक्टर हो गया एन वेक्टर, मतलब ये एन कैप, ये बोल सकता हूं मैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो ये कितना आएगा बताइए जरा, क्या ये एंगल थीटा है, तो क्या दोनों के बीच में का एंगल थीटा हो गया, तो नहीं, क्यों, अरे बाबा क्या एंगल मेजर करते वक्त हमें ये देखना है कि वो वेक्टर कैसे जुड़े हैं, अगर वो टेल टू टेल जुड़े तो ये एंगल ले लो, या हेड टू हेड जुड़े एंगल ले लो, एक का हेड और दूसरे का टेल होगा तो वो एंगल नहीं होगा, तो फिर उसको क्या करूंगा, थोड़ा सा पैरेलल शिफ्ट कर लेते उसको आगे, या ऐसे इसको शिफ्ट कर लिया, ये आगे शिफ्ट कर लिया, अभी आगे शिफ्ट कर लिया, तो ये जो एंगल है दैट इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर ई आई एंड एन कैप, तो कितना है वो एंगल बताइए कितना होगा, ये पूरा इसमें 180 पाई डिग्री और ये थीटा, तो ये होगा 180 माइनस थीटा, समझ में आया, तो इसका एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, इसका मतलब इसमें और इसमें एंगल कितना है, इसमें और इसमें एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, ठीक है, ये अच्छे से समझ लो, नहीं सर वो थीटा है, अरे वो वेक्टर का एंगल मेजर करते वक्त वेक्टर के रूल लगाओगे ना यार, कोई भी रूल से थोड़ी, अपने रूल से थोड़ी चलता है, वेक्टर के खुद के रूल है, एंगल कैसे मेजर करते, तो ये समझ में आया आपको अच्छे से, कोई डाउट है इसमें। अब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा ई आई मतलब ये हमारे पास उसका वैल्यू कितना है 1, ये हो गया 1, ओके, फिर एन कैप का वैल्यू कितना है 1 और कॉस 180 माइनस थीटा, ये 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस, मैंने एक वेक्टर में भी बताया आपको ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये कॉस 180 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये आएगा 180 माइनस थीटा, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसे होता है, कॉस होता है माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसे होता है माइनस, साइन ही पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा फिर माइनस, और आपने रेफरेंस लाइन कौन सी ली थी, हॉरिजॉन्टल ली है, तो आपको ये कॉस चेंज होगा क्या, नहीं, सिर्फ वर्टिकल लाइन ही चेंज करती है, तो कॉस एज इट इज थीटा। अब ये आपको जो मैंने अभी बात कही कि ये कॉस 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा कैसे लिखा, वो समझ में नहीं आया होगा, तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री एक वीडियो मैंने रिसेंटली अपलोड किया है, वो आप देख सकते हो। ये समझ में आया आपको, कोई डाउट है इसमें? कुछ और तरीके से करते हैं इसको, सेम इसको कुछ और तरीके से करते हैं, देखो अब इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं, ई आई डॉट एन कैप को इधर लिखता हूं थोड़ा सा, ई आई डॉट एन कैप, क्या ये दोनों वैल्यू है मेरे पास, मैग्नीट्यूड नहीं, अब मुझे ये चाहिए ये वैल्यू है मेरे पास, है सर, साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप, देखो दोनों वैल्यू है, डॉट प्रोडक्ट, इधर डॉट, एन कैप कितनी है, एन कैप है जे कैप, हमें अभी वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया उसको, वेक्टर के फॉर्म में ऐसा लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको डॉट प्रोडक्ट करते इंडिविजुअली, इसको आएगा साइन थीटा आई कैप डॉट जे कैप, इसको मल्टीप्लाई करो, ये माइनस ये कॉस थीटा जे कैप एज इट इज, और इसको ये जे कैप, ठीक है। अब आई डॉट जे क्या होता है, आई डॉट जे कितना होना चाहिए, आई और जे, देखो आई डॉट जे ऐसा करेंगे, ये आई ये जे और कॉस एंगल बिटवीन आई एंड जे में एंगल 90 डिग्री होता है, बराबर, ये आई और जे में एंगल कितना 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है, तो कॉस 90 0 होता है, इसका मतलब ये जो टर्म है ये हो गया 0, ये पूरा का पूरा टर्म 0, ये रह गया माइनस, जे डॉट जे कितना होता है, जे यहाँ पे जे मतलब 1 1, और कॉस जे और जे में कितना एंगल होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये आ गया 1, तो यहां से सिर्फ कितनी बचा है माइनस कॉस थीटा, बराबर है। इसका मतलब ये कहां से आया है, क्योंकि आई डॉट जे कितना होता है 0 एंड जे डॉट जे कितना होता है 1, ये वेक्टर का है। मैंने पहले बोला था आपको कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिजिक्स बहुत कम है और मैथ्स बहुत ज्यादा है, फिजिक्स बहुत
कम है और यहाँ पे मैथ्स बहुत ज़्यादा है। सर फिजिक्स कौन सा है यहाँ पे? फिजिक्स इतना ही है कि दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम, दैट्स इट, और कोई फिजिक्स नहीं है। उसके बाद क्या है? ये सब क्या है? ये तो मैथ है, ये क्या है? पूरा मैथ्स है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने क्या निकाला अभी? ये वैल्यू निकाली मैंने, बराबर है ना? ये वैल्यू निकाली और ये वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यू ये मैंने निकाल दी। अभी वैसे ही आपको ये करना है, वैसे आपको ये करना है। ये कैसे करोगे? सिंपल, ई आर डॉट, ये इसी तरीके से करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? अच्छे से एग्जांपल देखते हैं अभी। देखो इस टाइप के एग्जांपल जो है ये आपको एक बेसिक क्या है और कैसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम को डील किया जाता है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। देखो क्या क्वेश्चन है, एग्जांपल है, अ रे इंसिडेंट अलोंग वेक्टर 6i - 8j। एक 6i - 8j नाम का वेक्टर है, मान लो कुछ इस तरीके का होगा, उसके अलावा हमने एक इंसिडेंट रे डाल दी। ओके ठीक है। ऑन अ प्लेन मिरर, कोई प्लेन मिरर है, कहाँ पे रखा है? इन एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन का मतलब क्या? ये एक्स, ये जेड और ये वाई, मतलब वो सिर्फ एक्स जेड प्लेन में रखा है, मतलब ऐसा नीचे रखा है। अब नीचे रखा है ऐसा, दिस इज एक्स, दिस इज अ जेड। अब ये एक्स है और ये जेड है, तो ऐसा रखा है। तो अब यहाँ पे इंसिडेंट रे डाल दिए। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे डाल दिए हमने, क्या हमें नॉर्मल किस डायरेक्शन में पता चल गया? सर वो इस डायरेक्शन में होगा, नहीं जरूरी थोड़ी, वो इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं वो ऐसा ही रहे, या ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये इंसिडेंट बताएगा कि किधर से इंसिडेंट हमने डाला है। जिधर इंसिडेंट डाला उधर ये रिफ्लेक्टर होगा, नहीं तो वो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा ना उसका। इंसिडेंट अगर मैं इधर से डालता हूँ, ये रे इंसिडेंट रे, तो डेफिनेटली दिस इज अ रिफ्लेक्टेड, इधर नॉर्मल आएगा -j में। अगर मैं इधर से डालता हूँ तो +j में आएगा। समझ में आया कोई डाउट? मतलब यहाँ पे एक डाउट वो हो सकता है, ठीक है, वो देखते हैं। हमें पूछा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रे, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस भी पूछ लिया कि कितने एंगल पे वो डाल दिया आपने, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ, एंड फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड। हालांकि ये मैं जब करूंगा इसको तो ये 1 या 2 मिनट में आपको, बस मैं बहुत ज़्यादा टाइम बोल दिया। ऑप्शन अगर होगे तो आप हार्डली 5 to 10 सेकंड में ही पहचान लोगे। मैंने जानबूझ के ऑप्शन दिए नहीं है क्योंकि हमें कंसेप्ट पढ़ना है। तो देखो इस तरीके से कुछ होगा, दिस इज योर x, दिस इज योर y एंड z। ओके, और यहां पे मैंने ऐसा प्लेन मिरर रख दिया, दिस इज अ प्लेन मिरर। ओके, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है। अब रे इंसिडेंट अलोंग द वेक्टर 6i। अब रे इंसिडेंट अलोंग द वेक्टर 6i - 8j। 6i - 8j का मतलब क्या होता है? सर 6i - 8j का मतलब ये होता है कि 6 इन x डायरेक्शन एंड 8 इन निगेटिव y डायरेक्शन, क्योंकि j y का डायरेक्शन है तो निगेटिव y डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मान लो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट है, तो नॉर्मल का इस पॉइंट पे हमने ऐसा ये इंसिडेंट रे डाल दिया। सी दिस इज अ इंसिडेंट रे, ये हो गया इंसिडेंट रे। सर ये कैसे इंसिडेंट रे नीचे कैसे आ रहा? देखो ये हो गया 6i इन x डायरेक्शन i, और ये हो गया नीचे 8j, ये नीचे आ रहा है ना, ये 6i आगे और 8j नीचे, दोनों का मिला के ये 6 और ये नीचे 8, तो ये देखो इसका रिजल्टेंट ये होगा ना, तो यही तो है वो 6i - 8j। कोई डाउट इसमें? ये समझ में आया आपको? तो इसका मतलब जो नॉर्मल होगा वो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऊपर से। कोई डाउट इसमें? तो नॉर्मल यहाँ पे आप निकाल लेते, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज अ नॉर्मल, बराबर है, ये हो गया नॉर्मल, और नॉर्मल की डायरेक्शन, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर क्या है? ऊपर है, तो आई जे है, दिस इज जे कैप इज अ नॉर्मल, बराबर है। अब रिफ्लेक्टेड कैसे रहेगा? तो जितना ये एंगल थीटा है उतना ही इधर एंगल रिफ्लेक्टेड रहेगा, बराबर है ना। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। कोई डाउट इसमें? अच्छे समझ में आया आपको? ठीक है, अब बहुत सिंपल करते हैं। अब देखो क्या पूछा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रे। यूनिट वेक्टर मतलब इसके अलोंग, ये हो गया इंसिडेंट रे, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालो। तो किसी के अलोंग यूनिट वेक्टर अगर निकालना है, मान लो ए वेक्टर के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, हमें ए कैप निकालना है, तो ए कैप क्या होगा?
ए कैप इज इक्वल टू, ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर, तो वो होगा ए वेक्टर और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बराबर है ना। ऐसा लिखा जाता है कि ए वेक्टर एक्चुअल ओरिजिनल वेक्टर और उसके डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है रिफ्लेक्टेड का, तो रिफ्लेक्टेड को मैंने शायद ये सिंबल दिया था, बराबर है। दिस इज अ इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंट का पूछा है, तो इंसिडेंट रे और उसका यूनिट वेक्टर ऐसा कैप से डिनोट करते हैं हम, तो ये क्या होगा फिर ई ए कैप अपॉन सॉरी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड इंसिडेंट का, बराबर है। चलो ये गिवन है क्या, यस ये गिवन है, इंसिडेंट रे गिवन है, दैट इज अ 6i माइनस 8j गिवन है, और उसका मैग्नीट्यूड गिवन है क्या, नहीं निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो ये आंसर आ गया 6i माइनस 8j डिवाइडेड बाय 10। कोई डाउट इसमें, ये क्या हो गया, दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कौन सी ये, बराबर है। कोई डाउट इसमें, अच्छे समझाइए। ओके, अब निकालते हैं एंगल। एंगल कैसे निकाला जाए, एंगल निकालना है, एंगल मतलब कौन सा निकालना है, थीटा, वेयर थीटा इज अ इंसिडेंस एंगल, बराबर है ना, थीटा इज इंसिडेंस एंगल, वो निकालना है। तो हमें इंसिडेंस एंगल निकालना है, तो इंसिडेंस एंगल कैसे निकालेंगे, देखो इधर, तो यहां पे देखो अगर देखा जाए तो ये 6 है और ये कितना हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 6 ही रहेगा, ये 6 और ये 8, ये 6 और ये 8, क्योंकि ये 8 है ना, तो tan थीटा क्या हो जाएगा वहां पे, व्हाट इज द tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ये हो गया 6 अपॉन 8 मतलब 3/4, तो 3/4 किसका था रे, हमने अच्छे से देखा था, वो आपको एंगल याद है, एक एंगल याद होगा आपको डेफिनेटली, ये वाला, बराबर, ये अगर 3 है ये 4 है तो ये 5 होता है, बराबर है। तो ये एंगल जो 3 के सामने जो एंगल होता है वो 37 डिग्री और ये 53 डिग्री, बराबर है। तो यहां से tan हमें क्या चाहिए 3/4 चाहिए, मतलब tan 37 इज इक्वल टू 3/4, इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, हाउ मच थीटा इज 37 डिग्री, कितना होना चाहिए थीटा, मतलब ये इंसिडेंस एंगल 37 डिग्री, समझ में आया, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू कितना है 3/4 आ रही है, मतलब थीटा कितना होता है, tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, मतलब वो 37 डिग्री वाला होगा। ये समझ में आया आपको, कोई डाउट इसमें, अच्छे समझ में आए। अब फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे, अब रिफ्लेक्टेड रे की बारी हुई। अब रिफ्लेक्टेड रे मतलब ये, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, बहुत अच्छे से बताई थी कि अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में क्या चेंज आता है, तो कुछ नहीं सर, जो नॉर्मल होता है ना उसका डायरेक्शन चेंज कर दो, मतलब नॉर्मल का नहीं, नॉर्मल जो जिस तरफ है उसमें जो ओरिजिनल कंपोनेंट है, मतलब यहाँ पे है 6i माइनस 8j, ये 6i माइनस 8j, तो 6i तो आगे ही रहेगा क्योंकि ये आगे जा रहा है ना, आगे जा रहा है, लेकिन ये ऊपर जा रहा है, तो जो माइनस नीचे 8 आ रहा था वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमें यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे 6i तो रहेगा लेकिन प्लस 8j, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 6i प्लस 8j, इसका मतलब अगर इंसिडेंट रे 6i माइनस 8j है, ओके, इंसिडेंट रे 6i माइनस 8j है, अच्छे समझो, तो XZ प्लेन में J डायरेक्शन में नॉर्मल होता है, तो वो सिर्फ J को ही चेंज करता है, तो जब इंसिडेंट 8j होगा तो रिफ्लेक्टेड प्लस 8j होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे कितना आ जाएगा 6i प्लस 8j, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 6i प्लस 8j, ये मैंने शॉर्टकट आपको बताया था। ओके, अब इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालना कौन सी बड़ी बात है, इसको शायद ये डिनोट किया था हमने, दिस इज यूनिट वेक्टर ई रिफ्लेक्टेड रे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे अभी निकाला हमने 6i प्लस 8j, और अपॉन क्या करना है हमें 6 अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 64 10 मतलब 100 और स्क्वायर रूट 10, तो ये क्या आ गया 6i प्लस 8j अपॉन 10। कोई डाउट इसमें, दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज किया हुआ है,
चेंज अगर देखा तो सिर्फ साइन का चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंज हुआ है क्या? और कौन से साइन चेंज करने? इसका मतलब सर हमने सिर्फ रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे निकाल लिया तो रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगा? हाँ बिल्कुल, सिर्फ आपको पता होना चाहिए नॉर्मल किस डायरेक्शन में, नॉर्मल जिस डायरेक्शन में वो वाला ही कंपोनेंट इंसिडेंट रे का चेंज करना। नॉर्मल किस डायरेक्शन में? जे डायरेक्शन में। सर नॉर्मल कैसे पता चलेगा? वो प्लेन कौन सा मेरे एक्जेक्ट प्लेन में रखा है तो वहां पे पता चल जाएगा कि वो जे ही होगा। इसके पहले कि आप वो देख लेना, बराबर है। ये आप बार बार रिमाइंड करके देख सकते हो ताकि आप ये अच्छे से समझे। और मैं ये लिखा के दे रहा हूँ तो कुछ ही मत लिखना, तब सिर्फ वीडियो देखना, वीडियो पॉज करना और फिर एक साथ ये पूरा अपने दिमाग से समझ के इसकी नोट्स जो है ये प्रिपेयर अच्छे से निकाल लेना, बराबर है। अब आपके हाथ में हमको कंट्रोल करना। अभी तक क्या था, हम एक बार छूट गए तो बस चालू ही हमारा। अब वैसा नहीं, कोरोना ने एक चीज़ अच्छी कर दी आपके लिए कि जब चाहे तब हमको आप रोक सकते हो और फिर से रिवाइंड कर सकते हो, बराबर है। तो चलो कुछ चीज़ें अच्छी हुई लेकिन बहुत सारी चीज़ें बुरी हो रही है। एनीवेज हमें पढ़ाई करना है, फोकस ऑन स्टडी। तो ये समझ में आया आपको? कोई डाउट इसमें? तो हमारा ये आप ये अच्छे से समझ लो और ये अच्छे से आप लिख लो। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आएंगे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेक्चर में हमने देखा, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया था, उस हिसाब से हमने इंसिडेंट रे या डॉट प्रोडक्ट वाला वो प्रॉब्लम या यूनिट वेक्टर्स अलोंग द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे कैसे निकालते वो हमने देखा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं 3 प्रॉब्लम लूंगा। फर्स्ट प्रॉब्लम में बहुत सारे सब क्वेश्चंस होंगे, वो बहुत अच्छे से आपको मतलब इससे ही लिंक रहेगा, क्योंकि एक लेक्चर में मैं नहीं 1 आवर 2 आवर का लेक्चर बनाना चाहता। मुझे लगता है कि आप हाफ एन आवर के लेक्चर में 30 to 35 या 40 मिनट्स तक लेक्चर को देखो और बाद में इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करो। हो सका तो मैं डीपीपी भी नीचे लिंक बॉक्स या कुछ जो भी आपका लिंक होगा कमेंट बॉक्स में बोलो या डिस्क्रिप्शन में बोलो, वो मैं वहाँ पे दे दूंगा ताकि आप डीपीपी भी कर सको। ईच एंड एवरी लेक्चर की मैं ट्राई करूँगा। अभी लॉकडाउन होने की वजह से मेरे पास लैपटॉप ये सब कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है यहाँ पे जो मेरा रेसिडेंस है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 अच्छे प्रॉब्लम देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर हम नीट का लास्ट प्रॉब्लम, मतलब नीट में लास्ट ईयर या 2017 में जो प्रॉब्लम आया था वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे अब हम रुकते हैं।